जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपका इसका लास्ट डेट का अपडेट है, क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट है। इसके फॉर्म पहले ही जो लास्ट डेट को लेकर के वो आगे बढ़ा दिए थे। पहले लास्ट डेट 20 अक्टूबर थी, बट इसको 20 अक्टूबर से पहले ही आने से लास्ट डेट बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2024 कर दी थी। तो आज 27 अक्टूबर है और अभी अगर आपके मन में सवाल है कि लास्ट डेट क्या आगे बढ़ सकती है, तो आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक आगे बढ़ चुकी होती एक बार फिर से, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आज की आपकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से फटाफट से फॉर्म को भर लीजिए। रात 12 बजे तक का आपके पास समय है। और अगर सर्वर एरर आए तो आपको, वैसे तो पूरा दिन ही सर्वर बिजी रहेगा, पर मैं आपको कहूंगा कि 3 से 4 बजे के बीच में ट्राई करके देखना, क्योंकि उस वक्त जो व्यूवर्स की संख्या है वो थोड़ी नॉर्मल टाइम के मुकाबले कम रहती है। एंड अगर आप आज की डेट तक फॉर्म सबमिट कर देते हैं और फीस जमा नहीं कर पाते, तो आप 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक फीस जमा कर सकते हैं। एंड अगर यहां पर सब कुछ फॉर्म चेक करने के बावजूद भी फॉर्म के अंदर कोई गलती आपको बाद में पता चलती है फीस जमा करने के बाद या फाइनल सबमिट करने के बाद, तो फिर आप फॉर्म के अंदर 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के बीच सुधार कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये चार्ज देना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आपको पता ही है कि इसमें 3445 वैकेंसी है, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पर बाकी की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर तभी क्लिक करना है जब आपने 2024 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा होगा या फिर आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस, साथ ही पासवर्ड जो आपने बनाया था आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म अभी तक 2024 में आपने नहीं भरा, तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर प्लीज नोट करके रेलवे की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपने आरआरबी के द्वारा जारी सीईएन का कोई भी फॉर्म भरा है, जिसमें कि आपका एएलपी का भी फॉर्म था, टेक्नीशियन का भी फॉर्म था, कांस्टेबल एसआई का भी फॉर्म था, जेई का भी फॉर्म था, अगर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले ही आप पुरानी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर क्योंकि आप इस इंटरफेस पर आए हैं तो आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, तो आप यहां पर ओके करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए। अब गाइज, यहां पर आपको एक स्पेशल जानकारी दी जा रही है जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए सिलेक्शन वाली दिवाली स्पेशल सेल लेकर के आया है, जिसके तहत आप यहां पर बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखेंगे। और ये सेल आपकी 29 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है और 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो मिलेगा, जिसमें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है आप उस सभी का एक्सेस ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपका यहां पर प्राइस रहेगा उसमें आपको तुरंत 12% की ऑफ मिल जाएगी। तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। दिवाली का टाइम है, इतना अच्छा टाइम है, तो ऐसे में यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने भी आपको एक गिफ्ट दे रहा है इतने कम प्राइस में। तो आपको वेट कर लेना है और इसका लाभ बिल्कुल उठाना है, क्योंकि बाद में फिर आप सोचेंगे या फिर बाद में आपको इसका डबल प्राइस भी देना पड़ सकता है। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा और इसको परचेज कर लीजिएगा। बाय करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसी लिंक से इसको परचेज कर सकते हैं। जाइए और इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहां से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल
ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन से ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही कैटेगरी की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि अंडर ग्रेजुएट की भी हटा ली है और टेक्नीशियन की तो पहले ही हट चुकी थी। तो अभी आप यहाँ पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर आप कोई आरआरबी सेलेक्ट करते हैं और फिर फाइनल सबमिट के सेक्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपके सामने यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है इसका मतलब है कि आप जिस आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो इस वजह से ऐसा एरर आता है या फिर कभी कभी जब सर्वर डाउन होता है उस वजह से भी वो एरर आ जाता है। तो अगर आपके सामने वो एरर आ जाए तो फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और जिस आरआरबी से आपने अप्लाई करके देखा जिसमें कि आया कि आप यू आर नॉट एलिजिबल तो फिर आप कोई अन्य आरआरबी सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्म का सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा और आई होप आपके सामने वो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप आपका जो आरआरबी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में वो आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर टिक करें एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी, कुछ जानकारी वही जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, यानी कि जो छूट मिलती है फीस के अंदर जो कि SC/ST को मिलती है क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो करेंगे और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि यहाँ जो छूट मिलती है फीस में वो मुझे चाहिए। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर फिर उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा। आपको बाद में इसको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहे कि जब फॉर्म का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आप कहे कि यार मुझे तो किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छे से सोच समझकर अपनी पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है परमानेंट तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप सेकंड मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स आती है यानी कि कास्ट डिटेल्स की जानकारी। तो आप सबसे पहले आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, SC/ST है, OBC है या फिर EWS है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने वैसे ही रैंडमली यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया, नहीं तो मैं जो मेरी कैटेगरी है वो ओरिजिनल वो OBC है। पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको भरनी है। तो जैसे कि मैंने SC सिलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपकी कास्ट का नाम भी एंटर करना है। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। इसमें कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और जहां पर मोहर लगी हुई होती है, जहां पर साइन हुए हुए होते हैं वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट का अधिकारी ने जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है, पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू PDF करना है तो आपकी जो फाइल है वो PDF के अंदर बन जाएगी और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर आकर के उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर
देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है आपके पोस्टल एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं, वो एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे। फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी, इनमें से क्या है वही एक चीज़ आप यहाँ पर भर दे और अपना पिन कोड डाल दे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो पूरा एडजस्ट कर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में जो एक ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या आपको लिखने में दिक्कत है, आपको एक स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप रेलवे के एक सर्विंग एम्प्लॉय है जो करंट में रेलवे के अंदर काम कर रहा हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यहाँ पर करंट में किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है, जिसमें कि आपकी फीस रिफंड की जाएगी, क्योंकि गाइज जिनसे 500 रुपये फीस ली जा रही है उनको यहाँ पर जो फीस है वो बाद में 400 रुपये रिफंड की जाएगी, जैसे उनका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा। और जो 250 रुपये फीस दे रहे हैं SC ST, उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में। तो उसी के संबंध में ये जानकारी आपसे बैंक की ली जा रही है। आप यहाँ पर आपके बैंक का भी अपना, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है वो भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी और का बैंक अकाउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आपको आपका किस नाम पर बैंक अकाउंट है पहले तो वो लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में अकाउंट का नंबर देना है। फिर जैसे आप कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद IFSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा। और अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे अपने बैंक का नाम लिख करके और वो बैंक जहाँ पर है उस सिटी का नाम लिख करके और फिर बाद में IFSC कोड, तो वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे और सेव कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करके रखा है और ऑलरेडी फॉर्म भी भरा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, इसलिए यहाँ पर मेरी जानकारी भरी हुई आ रही है। अभी आप सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हो तो 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आपको 10th की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जानकारी देनी है वो आप देख सकते हैं। आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने 10वीं की है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं की है, आपका बोर्ड नेम कौन सा है वो बोर्ड नेम आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड हो। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपका रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर किया गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई होती है मार्कशीट जारी होने की, वो डेट भी आप दे सकते हैं, या फिर आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। इसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। अगर आप इसको 500 KB से कुछ ज़्यादा ही कम बनाएंगे 200 या फिर 100 KB के अंदर तो ब्लर हो जाएगा, वो डिटेल्स आपकी अच्छे से शो नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ पर इसको सही से 500 450 के आसपास ही बनाना है एंड PDF के रूप में बनाना है। अगर आपकी फाइल, जैसे आपने आपकी मार्कशीट का इमेज ले लिया और वो इमेज के रूप में पर आपको अपलोड उसको PDF के फॉर्मेट में करना है, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और इमेज टू PDF ये सर्च करेंगे। पहली वाली जो वेबसाइट आएगी ये वाली ओपन कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपने 10th की मार्कशीट का फोटो लिया है, मैं एग्जांपल के लिए इस फोटो को सेलेक्ट करता हूं, वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर कन्वर्ट टू PDF कर देंगे। उसके बाद में फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपकी 10th की जो PDF है मार्कशीट की वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वो यहाँ पर आपकी अपलोड होगी। उसके बाद आप उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो मैंने पहले से भरी हुई है, मैं इसलिए इसको एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर आप यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन है वो बताएंगे, जो कि 10+2 इस तरह से रहेगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है सेम तरीके से जैसे कि आपने 10वीं के अंदर बताई है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। फिर आपका बोर्ड का नाम, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था,
वो डेट आपको बतानी है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो जो मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी हुई है वो डेट ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर पूछे कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश या हिंदी के अंदर, हिंदी में कंप्यूटर पर अगर आपको आती है टाइपिंग इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में कंपलसरी नहीं कहा, किसी एक में भी अगर आती है कंप्यूटर पर अगर आती है तो करिए, नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सीख लेनी है क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में काम आएगी। तो आप यहाँ पर यस नो में आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए कि हाँ आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। फिर जो परसेंटेज है आपकी 12वीं की वो कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरे नंबर तो CGPA में है, तो गाइज आप यहाँ पर आपके CGPA को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करिएगा एंड देन फिर आप इसको भी अपडेट कर देंगे। और 12वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने को नहीं बोला, सिर्फ 10वीं का ही बोला है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर देंगे एंड देन यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं उसको भी आप व्यू कर सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या नहीं, एंड साथ ही साथ 10वीं का सर्टिफिकेट भी आप व्यू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जैसा फोटो मैंने अपलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फोटो ऐसे ही अपलोड किया ताकि आपको बता पाऊँ। इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साइज 30 से 70 KB के बीच में, पिक्सल कितना, फॉर्मेट क्या, वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। वो आप ओपन करेंगे, हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे jobsgyan.in पर और इस वीडियो को वॉच करेंगे। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, आप दोनों से इस वीडियो को वॉच करके सिग्नेचर किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, साइज कितना रखेंगे, पिक्सल कितना रखेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फोटो को लेकर के काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो इस वीडियो के अंदर वो सब जानकारी दी गई है, इसलिए ये वीडियो अच्छे से वॉच करके आप अपना फोटो साइन बना लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और फिर आप यहाँ पर आपका फोटो साइन सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता तो वीडियो और भी लंबी हो जाती और आपको मजा भी नहीं आता कि यार कुछ ना कुछ मिस हो गया। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको सजेस्ट की है। एंड देन आप यहाँ पर जैसे आपके फोटो साइन अपलोड हो जाए सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जिस भी जोन पर या फिर जिस भी आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में या फिर आपके रीजन में जिन पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वही पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ कैंडिडेट के सामने ये वाला एरर आता है कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जिस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपकी कैटेगरी में वहां पर वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। ये कोई टेक्निकल एरर भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि ये टेक्निकल एरर है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आपके सामने ये वाला एरर आता है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आइए और एक एक करके सभी रीजन को सिलेक्ट करके देखिए। अगर 2 रीजन में आता है सेम एरर, 3 में आता है तो आपको एक एक करके सभी रीजन को चेक करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस रीजन चेंज करना है और सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानकारी भर चुके हैं। तो ये एकमात्र आपके पास तरीका है इस एरर से बचने का। और अगर फिर भी आपको कोई ऑफिशियल आंसर चाहिए तो आप एक बार आरआरबी की इसी वेबसाइट पर आकर के जो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर दिए हैं, इन नंबर या फिर इन जो ईमेल आईडी इसके ऊपर आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी आ रही है आपके सामने उसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल जवाब मिल जाएगा, पर जो आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस इस तरह से दे देंगे एंड देन फिर यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर फिर पहले यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी सिटी का नाम एंटर करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपके पास ऑप्शन है भी, मौका है भी, अगर कोई जानकारी गलत हो गई है उसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट करने का, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पर सबमिट कर दिया तो फिर आप बाद में एडिट तो कर पाएंगे पर उसके लिए फिर आपको अलग से 250 रुपये चार्ज देना होगा। इसलिए अभी समय लगा करके अच्छे से जानकारी चेक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और एक बार फिर से अगर आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप अगर गलती इसमें कर दी हो और आपको बाद में पता चल रहा है तो अभी आपको फीस जमा करनी होगी और जब फॉर्म आपका एडिट होगा उस वक्त जाकर के आप उसको सही कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर पे विद रेजर पे या फिर पे विद पे यू जिसके माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो आप सिलेक्ट कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर कह लीजिए 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे लास्ट डेट के समय में। और अगर आपके सामने कहीं पर कोई एरर आया है कोई भी जानकारी के अंदर तो आप कमेंट के
माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।